नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी हाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई जब मलेशिया में कुआलालंपुर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान ही जब्त कर लिया गया। इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। मैं जब वहाँ के न्यूज़ चैनल देखता हूँ या यूट्यूब पर जो चैनल है उनको देखता हूँ तो बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं लोग कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी का, किसी कंपनी का पैसा ही नहीं चुकाएंगे, उसका ब्याज भी नहीं चुकाएंगे, किस्तें भी नहीं भरेंगे, तो अल्टीमेटली ये नौबत तो आनी ही है। और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की सरकार की कारगुजारियां हैं, जो कारनामे हैं, उसको लेकर के भी पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके विदेश मंत्री जाते हैं, इनके सेना प्रमुख जाते हैं। सऊदी अरब की गवर्नमेंट सीधे मुंह इनसे बात नहीं करती, अपने कर्जे वापस देने के लिए कह रही है। ऐसी ऐसे हालात आखिर पैदा क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान के भीतर भी आप देखें, अगले महीने चूंकि एफएटीएफ की मीटिंग होने जा रही है, तो कुछ दिखावटी फेस सेविंग वाले फिर से कुछ ऐसे कारनामे वहाँ की अदालतें भी, वहाँ की पुलिस भी कर रही है, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। वहाँ के हालात पर और जो मौजूदा घटनाएं हैं इन पर चर्चा करने के लिए चलिए चलते हैं लंदन में मौजूद जाने माने विशेषज्ञ और पीओ जेके के एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी के पास चलते हैं। डॉक्टर मिर्जा, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। थैंक यू जी। नमस्ते सबको। मिर्जा जी, क्या हो रहा है मलेशिया में? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान भी जब्त हो जाता है। ये सूरत हाल आखिर बन क्यों रही है? ऐसा तो कभी नहीं सुना गया कि किसी देश का कोई जहाज किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया। देखिए, आपने पहला जुमला ये बोला है कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ सवाल ये होना चाहिए क्या हो गया है, और उसका जवाब एक ही बनता है कि तबाही हो गई है। जी जी। पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही हो चुकी है। यानी कि अब देखे ना, अ, कोई ना माने तो वो उसकी हठधर्मी, उसकी जिद है। ठीक है ना। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का वो हाल है कि इनके लिए सबसे बेहतर ये है कि ये दिवालिया डिक्लेयर कर दें। इंटरनेशनल जितने लैंडर्स, जितने लोगों से इन्होंने पैसा लिया है, ये अपने हाथ खड़े कर दें कि भाई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम दिवालिया हो गए, द कंट्री हैज गॉन बैंकरप्ट, और फिर जीरो से शुरू करें। लेकिन इतनी बड़ी जो है वो ताकत, मॉरल और पर्सनालिटी की, वो किसी में है नहीं है, पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट में, कि वो ये स्टेप ले सके। जैसे आपको याद होगा, अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना ही था मेरा ख्याल, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया था बैंकक्रप्ट, जीरो से शुरू किया, आज वो कहां से कहां चले। जी देखिए, ये जो जहाज आपने जिक्र किया पीआईए का, ये एक ब्रिटिश कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि ये डिफॉल्टर हैं। वो ऑर्डर लेके तो कुआलालंपुर की हाई कोर्ट में कंपनी गई है, जिस कंपनी से इन्होंने जहाज लिया है लीज पे। जी। और मतलब है शर्म की बात, ये देखिए कि एक कंट्री के, एक शहर की छोटी सी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एक सॉवरन कंट्री का बोइंग 777 जो है वो जब्त कर लिया जाता है, और स्टाफ भी वही है। स्टाफ को भी वहां से हिलने नहीं दिया जाता। तो जी एक किस्म जी। का आपका जहाज भी पकड़ा गया, आपका स्टाफ जो है उसको कैदी भी बना लिया गया, चाहे वो 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में है, लेकिन दे आर रिस्ट्रिक्ट, देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये जो जहाज इन्होंने 2015 में लिया था जी, और लीज पे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो जहाज लीज करने वाली कंपनी है, आयरलैंड बेस्ड है। आयरलैंड में ज्यादातर कंपनियां इसलिए बेस करती हैं अपने आप को कि वहां से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, ओवरसीज कंपनी की वजह से। अब इन्होंने 14 मिलियन इनको देना है अपना जहाज छुड़ाने के लिए, क्योंकि जी 14 मिलियन का डिफॉल्ट है वहां।
तो ये कहां से देंगे? ऑलरेडी 500 बिलियन रुपीज पाकिस्तानी रुपीज का डेट है पीआईए के ऊपर। इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि पीआईए या तो दिवालिया हो जाए या इसको प्राइवेटाइज कर दे, तो विच एवर कम्स फर्स्ट। या तो ये अगर दिवालिया हो गए पहले तो फिर तो प्राइवेटाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, और अगर ये दिवालिया होने से पहले प्राइवेटाइज करते हैं तो फिर भी पीआईए खत्म। लेकिन सवाल एक और भी है कि पीआईए को खरीदेगा कौन? एक जी दिवालिया, यानी आपने अगर पीआईए खरीदनी है तो आपको उसके साथ 500 अरब रुपए का डेट भी तो खरीदना है ना, वो भी तो आप बिल्कुल खरीदेंगे। सही, तो बिल्कुल कोई भी नहीं सही। खरीदेगा, ये एंड है उसका पीआईए का। आप देखें ना, पायलट सारे जाली निकल आए एक के बाद एक। जो डोमेस्टिक एयरलाइन की फ्लाइट थी वो क्रैश हो रही थी। तो अब इट्स द एंड ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के पायलट्स को एक जमाने में ट्रेनिंग दी। ये एमरेट, इतिहाद एयरलाइन, कतर एयरलाइन, ये सारों के पायलट्स इन्होंने और एयरलाइंस इन्होंने स्टैब्लिश करके दी। आज वो इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, और इनकी देखें, कोई जब नेगेटिविटी फैलाता है ना तो वो नेगेटिविटी फिर पूरे माशरे में फैलती है। इन्होंने कश्मीर के खिलाफ लोगों में इतनी नफरत पैदा की, हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, बजाय इसके कि ये फोकस करते अपनी इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, लोगों को उनके राइट्स देने पे, एक हैप्पी कंट्री बनाते। तो इन्होंने जी एक जी। हैप्पी कंट्री नहीं बनाई, एक सैड कंट्री बनाई। और ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ की रेलवे भी बिल्कुल बर्बाद होने की स्थिति में आ गई है। पिछले दिनों रेल मंत्री ने तो इस तरह का बयान दे दिया था कि हमें रेलवे को बंद करना पड़ेगा। देखें, आपने रेलवे की बात की। रेलगाड़ी एक ऐसी चीज है जिस पे हम सब ने सफर किया, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रेलगाड़ी में सफर नहीं किया। और खास तौर पर पुरानी रेलगाड़ियों पे, जो 1970 के दहाई की रेलगाड़ियां थी, क्या जबरदस्त रेलगाड़ियां होती थी। छकाछक चलती थी। एक एक मतलब है कि वो एक थ्रिल भी पैदा होती थी। और फिर मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक लाहौर और रावलपिंडी के बीच में एक सर्विस रेल ने शुरू की और उसका नाम रखा था रेल कार। अब जी रेल जी। कार जो थी उसके अंदर जहाज उस वक्त के जो हवाई जहाज थे उस तरह की सीटें थी। बटन दबाए तो वो पीछे हो जाती थी, आगे हो जाती थी। नाश्ता लेके वो बटलर आता था। यानी उन्होंने एक किस्म का कॉलोनियल उसको दोबारा से रिवाइव किया। लेकिन हम तो छोटे थे, हमें तो नहीं पता था कि ये तो कॉलोनियल मास्टर्स से इम्प्रेस होके इन्होंने ये बटलर और ये बैरे और ये ट्रेन में हमें दे रहे। हम तो बच्चे थे, हमें बड़ा, हम तो अम्मा को बोलते थे हमने रेल कार में लाहौर जाना है, लाहौर जाना है। वो कहते थे एक नाश्ता करने के लिए अब मैं तुम्हें लाहौर लेके जाऊं। एक वो जमाना था। और एक ये जमाना है कि रेल कार की सीटें टूटी हुई हैं। रेल कार का कोई सिस्टम नहीं है, खाने पीने का। वो किचन को खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। रेलवे तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि फौज खा गई। सबसे बड़ा जो पैसा देना है पाकिस्तान रेलवे का, वो फौज ने देना है। आपको पता है रेलवे का मेन जो मकसद होता है ना, वो जी फौज के ट्रांसपोर्टेशन होती है। फौज की सप्लाई, सफाई, टैंक, तोफाना, वो बेसिकली वो फौज का काम करती है। बीच में पब्लिक तो वैसे ही एक सर्विस उन्होंने साथ जोड़ दी है उसके, ठीक है ना। जी जी। मेन उनका जो है वो तो लॉजिस्टिक्स आर्मी का है। उन्होंने पेमेंट नहीं की। आप मुझे बताएं कि आप दिल्ली से हैदराबाद बगैर टिकट के कैसे जा सकते? नहीं जा सकते ना। बिल्कुल सही तो है। हर बिल्कुल। जो मुसाफिर होता है, पैसेंजर होता है, वो तो टिकट लेके जाता है। तो हम मतलब है कि वो ये तो नहीं कह सकता कि हमारी वजह से रेलवे खसारे में है। तो सोचें कि रेलवे खसारे में क्यों है। इसलिए कि फौजियों ने पैसे नहीं दिए रेलवे को, और रेलवे तबाह कर दी है। और अब इन्होंने सारा कुछ चाइना को दे दिया और M1 बना रहे हैं। यानी कि एक टू ट्रैक बना रहे हैं ये रेलवे। अच्छा, ये इसलिए नहीं बना रहे कि इनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। वो तो चाइना अपने मकसद के लिए बना रहा है कि सीधी जो है मेरी ट्रेन कराची की बंदरगाह तक पहुंचे, डबल ट्रैक हो, ट्रेन बगैर रुके पहुंच जाए। तो रेलवे का दिवालिया हो रहा है, हो चुका है। बस ये अनाउंस नहीं कर रहे। जैसा मैंने कहा ना, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई, वी आर बैंकरप्ट, वी कैनॉट रीपे अवर डेट्स, वी कैनॉट
do any kind of infrastructure development. Hence, we raise our hands up and we declare ourselves bankrupt. They won't do it. और अमजद भाई, ये किस्सा समझाइए, क्या हुआ है? जी। अ, इमरान खान जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने गए थे, तब तो बड़े ऊंचे ऊंचे दावे कर रहे थे कि मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर के ये इंशाअल्लाह एक टेलीविजन चैनल खड़ा करेंगे। और ऐसा लगा कि जैसे जो 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का संगठन है, उसको भी ये तीनों मिलकर के पीछे छोड़ देंगे और एक ऐसा टीवी चैनल खड़ा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर के जिसकी बड़ी धाक होगी। और उसी मलेशिया में इनका हवाई जहाज अब जब्त हो रहा है। इनका जो तथाकथित वो फ्रेंड कंट्री देखें इनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। देखें ओमकार भाई, जहां तक तो टीवी चैनल का ताल्लुक है ना, अगर तो सरकार मुझे और आपको एम्प्लॉय करे, फंडिंग प्रोवाइड करे, तो हम लोग भी एक ऐसा दुनिया में चैनल पैदा कर सकते हैं जो अन्नी डाल दे। पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नी पा देती है ना, जी वो जी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के इमरान खान से और पाकिस्तान की मिलिट्री जर्नैलों से जो इनको बात समझ में नहीं आई, अब आ रही होगी धीरे धीरे, बट नाउ इट्स टू लेट। समझ आई ना? एक रेलगाड़ी की मिसाल दे देता हूँ, उस पर बात हो रही थी कि एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और कोई आपको कहता है कि भाई गाड़ी आ रही है, रुकेगी, तो चढ़ जाना है इस पे ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जी तो आप उस वक्त जो है वो चले जाते हैं सिगरेट पीने या पानी लेने। ट्रेन आती है, चली जाती है, आप आते हैं, कहते हैं भाई ट्रेन अभी आएगी, वो तो वक्त गुजर गया ट्रेन पे चढ़ने जी का। ये पाकिस्तान का मसला है। देखें, एक बात समझने की जरूरत है। ये जो पिछले 30 साल, 25-30 साल में जो न्यू लिबरलाइजेशन हुई है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, इसमें दो चीजें हुई। जी नंबर वन, इसमें यह हुआ कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी आप जितना मर्जी पैसा यूरोप से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज दें, अमेरिका भेज दें, पाकिस्तान भेज दें, इंडिया भेज दें, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। और दूसरा था फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। ये फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर की वजह से यूरोप और अमेरिका की कंपनियां दिवालिया होने से बची 1990 में, इसलिए कि उन्होंने अपना कैपिटल ईस्ट में मुंतकिल किया, वहां पे लेबर चीप थी। और वहां से आप आज देखें कि इंडोनेशिया में वो कारें बनती हैं जो किसी जमाने में यूके में या फ्रांस में या अमेरिका में बनती थी, और चाइना का भी यही हाल है। यानी जी हमारे ग्लासगो में एकदम से नई टैक्सियां आ गई, वो ब्लैक कैब जो होती है, डिफरेंट डिजाइन की, तो पता चला कि ये चाइना ने बना के इनको दी है। यानी यहाँ की जो सिग्नेचर गाड़ी थी, ऑटोग्राफ गाड़ी थी, यानी कि ब्लैक कैब लंदन की, वो भी बंद हो गई यहाँ मैन्युफैक्चर होना। तो इसमें इसकी वजह से जो कैपिटल की फ्री मूवमेंट हुई है, तो इसकी वजह से कुछ नए साम्राज्य मुल्क यानी पैदा हुए, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, रूस, ये सारे हैं। जब ये पैदा हुए तो ये, और टर्की, तो ये अपने मंडी के फैलाने के लिए रीजनल सतह पे ये टेंशन इनमें क्रिएट होती, और उस टेंशन के क्रिएट होने की वजह से ये फिर नए अलायंसेस बनाते हैं, रीजनल अलायंसेस। और जी वो रीजनल अलायंसेस चूंकि आलमी मंडी में इतनी ताकत नहीं रखते, वो फिर बड़े बदमाशों के साथ अलायंस बनाते हैं, यानी जैसे ताकि उनके छतर छाया के नीचे वो आलमी मंडी में दाखिल हो। इस अब आप ये देखें कि पाकिस्तान और तुर्की, ठीक है ना, ये रीजनल बदमाश हैं, छोटे रीजनल। जी इन्होंने छतर छाया ले लिया अब चाइना की, वो बड़ा बदमाश है, ठीक है ना। जी जी तो अब ये उस इस तरह से फिर ग्लोबली जो है ये जो इकोनॉमिक और मिलिट्री अलायंसेस हैं, वो आज चेंज हो चुके हैं। आप देखें, कभी कोई सोच सकता था कि जो है वो पाकिस्तान अमेरिका का कैंप छोड़ के चाइना के कैंप में इस तरह से चला जाएगा?
समझे कि नहीं? जी जी तो ये चीजें इनको समझ नहीं आ रही, और इसी वजह से ये इस्लाम इस्लाम की वजह से कोई अलायंस नहीं बनेगा। ये अलायंस इकोनॉमिक जोन और मंडियों के बुनियाद पे बनेगा। यही वजह है कि आप देखें मलेशिया ने पीआईए का जहाज ग्राउंड कर दिया है, जब्त कर लिया। और यही वजह है कि टर्की जो है वो भी कोई कोई इस गेम में देखें, एवरी वन फॉर देमसेल्व्स की गेम है ये वेस्ट वाइल्ड की तरह इन्होंने है, एवरी वन फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, ग्रुप की शक्ल में चलते हैं, लेकिन एक आंख इस तरफ वाले हमसाए पे और एक इस वाले हमसाए पे, कोई किसी का लॉयल नहीं है। ना मलेशिया पाकिस्तान का लॉयल है, ना पाकिस्तान मलेशिया का लॉयल है। इसी तरह टर्की है। अभी अजरबैजान में ने पाकिस्तान को बड़ा जी वो कर रहे हैं, मेडल्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, और ये वो तो गुंडागर्दी के मेडल दे रहे हैं ना। किराए के भाड़े के टट्टू थे। 1200 से 1500 रुपए डॉलर्स पर मंथ के ऊपर इन्होंने 300 बंदे भेजे थे वहां लड़ने के लिए, और वो बंदे भेजे जो सीरिया के ट्रेंड बंदे थे, क्योंकि वहां पे आर्मीनिया के साथ जब अजरबैजान की जंग थी तो शहर में जो लड़ाई थी उसके लिए उनको वैसे लोग चाहिए थे जो बगदाद में और सीरिया के शहरों में जिनको प्रैक्टिस है अर्बन वॉरफेयर। जी जी। तो ये अब मलेशिया इनके मलेशिया, अच्छा अब आप देखिएगा आने वाले वक्त में बहुत जल्दी, ये कोई सालों की बात नहीं है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मलेशिया जो है वो आहिस्ता 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 भारत की तरफ आएगा। वो जी भारत हाँ। के साथ ज्यादा जुड़ेगा। हमें खुशी है। देखिए ना, हम तो ये नहीं कहते कि कोई हमारे साथ इसलिए जुड़े कि हमें उससे कुछ मतलब है कि उसका लूट मार करनी है। हम तो दोस्ती के लिए जुड़ना चाहते हैं। जितने ज्यादा किसी के दोस्त होंगे वो उतना अच्छा है। हमें किसी से दुश्मनी थोड़ी चाहिए। और इसकी वजह ये भी होगी कि आजकल इंटरनेशनल लेवल पर जो देशों के रिश्ते आपस में बनते हैं वो गिव एंड टेक के आधार पर ही बनते हैं। तो मलेशिया के पास तो कुछ है देने को, टर्की के पास भी कुछ होगा, पर पाकिस्तान के पास क्या है देने को उनको, कि उनकी मजबूरी हो कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से ढोते रहे बिना वजह भी। अब तो चाइना ने भी हाथ उठा दिए। चाइना भी कह रहा है कि भाई ये जो सी पैक है आपसे तो ये सी पैक, यानी कि एक 500-600 मील का एक सड़क के ऊपर जो सी पैक चल रही है पाकिस्तान में, आप तो इसको तो हिफाजत नहीं कर सकते। तो अब जी वो जी आप देखें ना कि 2000 मेरा ख्याल है 17 से अब तक सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स है वो मिच्योर ही नहीं हो रहे। एक्सक्यूज मी, ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जी जी वो मिच्योर ही नहीं हो रहे। तो इसीलिए आप देखें, यू वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि अलायंसेस बन रहे हैं। आप देखें कि ईरान के साथ चाइना ने 400 बिलियन डॉलर का 25 साल का मुआहदा किया, जिसमें वो ईरान की पोर्ट्स को डेवलप करेंगे, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को डेवलप करेंगे, और ईरान के जरिए वो अफगानिस्तान से और उज्बेकिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे। गेम तो सारी सेंट्रल एशिया पहुंचने की है ना, कि बिल्कुल कौन पहुंचता है। आज भी वही गेम है। रूस, चाहे वो जार का रूस हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे प्यूटन का रूस हो, चाहे वो छिंग डायनेस्टी का चीन हो, चाहे वो मौजेतुंग के जमाने का चीन हो, चाहे वो शी जिनपिंग का चीन हो, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो, या चाहे मोदी का इंडिया हो। मसला तो ये है कि सेंट्रल एशिया तक का रास्ता जो है इसको खुलना चाहिए। ये किसके, अच्छा अब इसमें भी बड़ी नेगेटिव अप्रोच है सबकी, सवाए भारत के। जी जी भारत ये कहता है, मोदी सरकार ये कहती है कि भाई ये जो आप झगड़ा कर रहे हैं, आओ बैठते हैं, सारे बैठ के तय कर लेते हैं, सारे मिलके एक रास्ता है इसको इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दरिया से पानी आ रहा है और दो बड़े बदमाश जो है वो कभी अपनी तरफ पानी खेतों में कर लेता है, दूसरा उस पर डक्का लगा के अपनी तरफ कर लेता है। तो तीसरा मोदी जी की तरह शरीफ आदमी आता है, वो कहता है यार आप क्यों लड़ रहे हो, 1 घंटा तुम ले लो पानी, 1 घंटा तुम ले लो पानी, एक एक घंटा हम ले लेंगे पानी, सारे खुशहाल हो जाएंगे, लड़ने क्या इसमें क्या। तो बिल्कुल। सेंट्रल एशिया का हल यही है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजे के से दस्तबरदार नहीं होता, अपनी फौजें नहीं निकालता,
और पाकिस्तान ने वहां फौजें जो रखी हुई हैं, ये आप भी जानते हैं कि किसके ईमा पर रखी हुई है, और मैं भी जानता हूं, पहले ब्रिटिश था, अब चाइना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपने पीओजेके का जिक्र किया है, तो मैं अभी आपके वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया है कि वहां पर अभी हाल में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हिंसा हुई है, यहाँ तक कि पुलिस को निशाने पर लिया गया है। तो ये कौन से मसले हैं जिसको लेकर के वहां पर इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह की वारदातें हो रही हैं, अमजद भाई? चौधरी साहब देखें, नंबर वन बुनियादी चीज है रोटी, ठीक जी है जी। ना। फिर है मकान, ठीक है, फिर है रोजगार। तो आपने वहां आटा महंगा कर दिया, ठीक है, और आटा महंगा करके, यानी कि 20 किलो का थैला 1400 रुपए में बिक रहा है। ओहो। तो कैसे गरीब आदमी लेगा? अच्छा, दूसरी एक आपको इससे पहले मैं भी बता दूं, लोगों के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि रोज रोज उठ के मुजाहरे करने शुरू कर दे। पीपल आर वेरी बिजी। लोगों को जी जी। दाल रोटी के चक्कर से ही नहीं निकलते कि मुजाहरे में वो जाए। पहले तो मुजाहरे में जाने के लिए एक खास लेवल का पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कि जो ये शख्स समझता हो कि इज्तमाही कलेक्टिव जो है रेजिस्टेंस जो होती है, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसके लिए पहले तो उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो ये समझ सके कि इंडिविजुअल प्रोटेस्ट में और कलेक्टिव प्रोटेस्ट में क्या क्वालिटेटिव फर्क है। बहरहाल जी ये एक अलग बहस है। तो आपने उनकी रोटी छीन ली, जी। बिजली जी है नहीं। यानी कल जो गिलगित बल्तिस्तान है, उसमें कल स्कर्दू में सिर्फ आधा घंटा बिजली आई है। तो जी। ताजर जी। तजारत क्या करेगा? मजदूर मजदूरी क्या करेगा? घर के काम कैसे होंगे? समझे कि नहीं? फिर आपने वहां पानी का मसला खड़ा कर दिया। यानी पानी जहां से 250 से ज्यादा जिस इलाके में ग्लेशियर्स हैं, वहां पीने का साफ पानी नहीं है। फिर अरे आपने ये बाप रे। कर दिया कि आपने कहा कि रोजगार देंगे। आपने रोजगार देने के बजाय आते ही आपने 100 सरकारी मुलाजमीन निकाल के 223 नई असामियों का आपने ऐलान भी कर दिया। तो जो निकाले क्यों आपने? अगर आपके पास 223 असामियां आपने भरनी थी, तो आपने 100 क्यों निकाला? वो इसलिए निकाला कि वो पुरानी गवर्नमेंट के होंगे, उनको निकाल के अब अपनी मर्जी के भर्ती कर रहे हैं। उसमें भी इन्होंने 12 घंटे पहले सारे इंटरव्यूज जो थे वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये पंजाब और केपी से लेके आना चाहते होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान अपने वुजरा की पूरी बारात लेके इस्लामाबाद में बैठा दावतें उड़ा रहा है। पूरा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो आपने एफसी जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पटवारियों के हवाले कर दिए। पीओजेके में जो है, जो आटा के ऊपर, पहले तो आटा के ऊपर शोर हुआ, फिर एक आधा मुजाहरा हुआ, फिर ये ट्रेंड बन गया। अब इस वक्त यकीन जाने, हर रोज दो तीन पूरे पीओजेके में दो तीन मुजाहरे हो रहे हैं। कल भी हुआ जी है, जी। आज भी हुआ, हो रहा है। और ये जो पुलिस का मुकाबला हुआ, ये आजाद पतन ब्रिज पे हुआ, जो पाकिस्तान और पीओजेके का कनेक्टिंग ब्रिज है वहां पे। तो पुरअमन मुजाहरा था, पुलिस ने फायर किया, टीयर गैस फेंकी, लाठीचार्ज किया, तो ये लड़के सारे भाग के मुजाहरीन ऊपर चले गए पहाड़ पे। फिर रीग्रुप करके नीचे आए। नीचे आके इन्होंने फिर थाने को आग लगा दी। पुलिस के पीछे भागे ये, मारा पुलिस को। पुलिस तो पाकिस्तान की वो डरपोक, वो तो भाग गई, बॉर्डर पास कर गई वो, और वहां जाके उन्होंने पनाह ली। फिर कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात हुए, पुंछ के कमिश्नर के साथ, और उनको यकीन दिलाया कि जी कोई पर्चा वर्चा नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं कटेगी, आप लोग धरना खत्म कर दें। 3 दिन धरना रहा, और आपकी मुलाकात कराएंगे आला हुकाम से, जो आप मुज़ाकरात उनसे आटे की कीमतों पर कर लेना। बात यह है कि हम बार बार हम एहतजाज करते हैं और रियासत गिर के हमारी झोली में आ जाती है, और हम फिर उनको प्लेट में वापस कर देते हैं, क्योंकि अभी शऊर की सतह वो नहीं आई जो जी जी। बैरिकेड, इंसरक्शन और रिबेलियन और टेक ओवर ऑफ द स्टेट, ये जो स्टेजेस हैं, इसमें इनको अभी समझ नहीं रही है हमारी जनता। वो समझ जाएगी थ्रू एक्सपीरियंस। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पहली स्टेज पे हैं, जो धरना शरना ये वो है। फिर ये आगे बढ़ती जाएगी।
पीओजे के भी पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। और पीओजे के पीओजे के देखें, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि ऐसे होंगे, हैं लोग पीओजे के में जो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते। ठीक है, जी मैं मान लेता हूं। लेकिन मैं ये आपको बताता हूं कि 110% पीओजेके के लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते। आप जी 110 जी नारे लगते हैं, वो पाकिस्तान की आप बात नहीं कर सकते वहां। आप जाके कहें ना मीरपुर में खड़े होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर देखें क्या होता है। लोग तो ये कहते हैं ना मुझे कि डॉक्टर साहब आप जाएं मुजफ्फराबाद में जाके इंडिया के नारे लगाएं, और इंशाल्लाह लगाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये कोविड खत्म हो जाए, कोई चांस बना जाएंगे तो हम लगा देंगे। लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे कि कोई ऐसा मुहिम जुई एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूं कि आप अगर मुजफ्फराबाद में अगर आप इंडिया का झंडा नहीं लेके जुलूस निकाल सकते तो आप पाकिस्तान का झंडा लेके भी जुलूस नहीं निकाल सकते। ये बात को समझने की जरूरत है। यानी कि जो पहली स्टेज थी कि पीओजे के लोगों को पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, दो कौमी नजरिया नजरिया इस्लामिक आइडियोलॉजी, और इससे उससे निकाल दिया है। अब वो न्यूट्रल ग्राउंड में है। यहां हमारा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूट्रल ग्राउंड से उनको हमने अब इंडिया के प्रो कैसे करना है। यानी एक तो होती है ना इंडिविजुअल विल, मेरी इंडिविजुअल विल है ना कि मैं जी समझता हूँ जी पीएचडी के इंडिया का हिस्सा है। और भी लोग हैं, ये नहीं कि मैं अकेला हूं। लेकिन वो जाहिर है वहां बैठे हैं, वो कैसे बोलें। लेकिन बिल्कुल बहुत लोग हैं जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी ये इंडिविजुअल विल है। ये यूनिवर्सल विल जब बनेगी ना, उस वक्त ये तब्दीली आएगी। अब इंडिविजुअल विल को आप यूं देखें कि ये होती है क्वांटिटेटिव चेंज। इस वक्त क्वांटिटेटिव चेंज आ रही है, एक इधर प्रो इंडियन आ गया, एक उधर आ गया, एक उधर आ गया, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, लिंक अप हो रहे हैं। एक अंडरग्राउंड सोशल मीडिया भी चल रहा है ना इस सोशल मीडिया के जी साथ जी साथ। दूसरा ये है कि जब ये क्वांटिटी ऑफ पीपल बढ़ के इतनी बड़ी तादाद में हो जाए कि वो यूनिवर्सल विल में तब्दील हो जाए, तो वो क्वालिटेटिव चेंज हो जाएगी। हमें अब उस क्वालिटेटिव चेंज की तरफ जो सफर है उसको तेज करना है। जी और मैं ये देखता हूँ, पहले तो भारत को लेकर के काफी एक नफरत से का भाव वीडियो में भी देखने को मिलता था। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल चलाने वाले हैं, वहां पर अब मैं जब चर्चाएं देखता हूँ, जब वो इंडिया की और पाकिस्तान की आपस में तुलना करते हैं, तो अब लोग एग्जाम्पल देना शुरू कर चुके हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं कि जी देखिए भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, हम लोग किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। भारत ने तो चार चार वैक्सीन अपनी खुद की तैयार कर ली हैं। हमारे यहाँ तो दूर दूर तक हालात नहीं है, कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। कुछ आ भी रही हैं तो वो भी जितने मेडिकल सेक्टर के लोग हैं उनके भी पल्ले नहीं पड़ेंगी। अब इस तरह की तुलना होनी शुरू हो गई है। वहाँ के जो मेन स्ट्रीम के टेलीविजन चैनल हैं उनकी बहसों में भी अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप केवल कश्मीर की बात लेकर के भारत का विरोध करना बंद करिए, क्योंकि भारत की आपसे कोई तुलना नहीं है। भारत कई मामलों में आपसे कई गुना आगे है, और वहाँ जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता करने वाली गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो हर सेक्टर में उनके लिए बेहतरी कर रही है, और रिसर्च भी हो रहे हैं, और कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो गया है। ये जो बदलाव आ रहा है, ये मौजूदा सरकार की नाकामी से है या लगातार एक सिलसिला चला आ रहा है सरकारों के फेलियर का और लोगों के लगातार निराश होने का? देखिए, सबसे पहले तो दो बातें। एक तो ये कि कल जर्मन टीवी पे डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, न्यूज बुलेटिन के बीच में नहीं, वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आती, जी जी न्यूज रिपोर्ट आ रही थी कि इंडिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन इंडिया में हो रही है। और विद इन 3 months to 6 months
इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 1/4 यानी 1/4 आबादी जो है उसको फौरी तौर पर वैक्सीनेट कर दिया जाए। जी जी और ये अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्क में नहीं हो रहा। तो वो एक तो ये आपको तो दूसरा, आपने रेडियो मालिया की 4-5 दिन पहले की एक जब रेडियो मालिया में खबरें में पढ़ रहा था, तो जी उसमें जी मैंने एक बयान दिया था, पेश किया था। एक नौजवान है, उनका जो राजा जहांजेब रहमान, ये अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं, जिन्होंने बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने गिनवाया था कि वहां पे स्कूल है कश्मीर में, कश्मीर का हवाला देके, और वहां पे हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो लेकिन हमारे पास 73 सालों में क्या है, कुछ भी नहीं है, जो है वो भी ले गए। तो जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों ने अब कंपैरेटिव स्टडी करनी शुरू कर दी है कि यार ये क्या हो रहा है, उधर देखो ये तो कहते थे खून का दरिया बह जाएंगे, वहां तो लैलोनहार हो गया है सारा कुछ। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये इनकम्पिटेंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की, जी जी तो मेरा ख्याल है कि ये आपका आखिरी सवाल होगा। सवाल की जी जी नोयत मुझे बता रही है। देखें, बात यह है कि इन पाकिस्तान, मैं समझता हूं इनकम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंस है। अब आप हैरान हो गए कि भाई कॉम्पिटेंस कैसे हो गई। कॉम्पिटेंस में तो बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था, बड़ा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए था, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था। जैसे इमरान खान दावे करता था कि लोग बाहर से पढ़ने आया करेंगे, जॉब्स करने आया करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी के तौर पर इसको देखें, तो पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव पर बना था। ये तो जी मानते हैं आप। बिल्कुल एक फेक नैरेटिव पर बना था कि मजहब के नाम पे कौमियतें होती हैं। अगर मजहब के नाम पे कौमियतें होती, मतलब स्टेट होती या कौम होती, तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट के 56 ममालिक एक मुल्क होता। सही कह रहे हैं। फिर इंडोनेशिया और मलेशिया एक मुल्क होता। ठीक है ना। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक मुल्क होता। तो मजहब जो है वो बुनियाद नहीं होती कौमियत, नेशनलिज्म की। एथनिसिटी हो सकती है, नेशन स्टेट की बुनियाद मजहब नहीं हो सकती। इन्होंने दो कौमी नजरिए का बीज डाला बीच में। इन्होंने जो है वो क्या उसे कहते हैं, इस्लाम बीच में ले आए। मुसलमानों के लिए मुल्क बनाना है और ये है और वो है, और मुसलमान हिंदू नहीं रह सकता। तो इन्होंने एक फेक नैरेटिव पे, इनकी बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने एक फेक नैरेटिव पे इतनी बड़ी आबादी को बेवकूफ बना के एक मुल्क बना लिया अंग्रेजों के साथ ताउन के, उनके ताउन से। जी ये जी तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं कि 70-73 साल तक इन्होंने उस फेक नैरेटिव के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाए रखा। मैं तो उनको सलाम करता हूं कि भाई तुम इतने कॉम्पिटेंट हो कि तुमने हमारी आवाम को इतना बेवकूफ बनाया कि 73 साल तक। मैं समझता हूं ये बड़े कॉम्पिटेंट है कि इन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को भारत पर हमला किया। और आज आप दुनिया में जाके जब पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि जी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। मैं तो समझता हूँ ये बड़े कॉम्पिटेंट है। हम हैं इनकॉम्पिटेंट, जो अभी तक ये लोग कायम हैं, इन लोगों की राजधानी कायम है, इस्लामाबाद कायम है, पाकिस्तान कायम है। ये कायम होना उनकी कॉम्पिटेंस और हमारी इनकॉम्पिटेंस है। इंटरनेशनल लेवल पे इनकॉम्पिटेंस, अपनी जनता को सही बात और इतिहास से रूशनास कराने में हमारी इनकॉम्पिटेंसी, जिसको हम दूर कर रहे हैं अब ओवर टाइम लगा के, ओवर टाइम लगा के दूर कर रहे हैं। अब हम ओवर टाइम लगा के जो है उनको नंगा कर रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कायम है कि जैसे एक भेड़िया जो है वो रोज आके खा जाता है बकरियों को, लेकिन बकरियों को ये पता नहीं कि उनके जो आगे खुर होते हैं, पाँव के वो जो होते हैं, वो अगर वो उनको रोज रोज ऐसे दीवार से या जमीन से मारे तो वो खुर उनके जो होते हैं वो नेजे बन सकते हैं। और बिल्कुल। उन्हीं खुर वाले नेजों से वो भेड़िए के छाती को पार कर सकते हैं। हम अब वो अपने खुर तेज कर रहे हैं। भाई इतनी सी बात, इसका ये जवाब। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आप लोगों के लिए कि आप लोग
जिस पूरे साहस के साथ, संयम के साथ, जोश के साथ लगे हुए हैं, आप लोगों को उसमें कामयाबी मिले। मैंने आपका एक वीडियो और देखा था जिसमें आपने शायद हेडिंग ही ये दिया है कि अब पाकिस्तान के सामने और कोई चारा नहीं है, वो अपना विलय करे भारत में। क्या इस तरह की कोई सद्बुद्धि किसी भी इलाके में आ पाएगी? अभी आपने खुद ही बयान किया है कि कम से कम पीओजेके में कुछ लोग तो हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अलहदा अलहदा जितने भी आपके सूबे हैं, वहां तो और भी आला दर्जे के लोग हैं जो जिनके दिमागों में एक तरह का जहर बोया गया है, भरा गया है, एजुकेशन के हवाले से या दूसरे हवाले से या वहाँ के पॉलिटिशियन के हवाले से। ऐसा कभी कोई दिमाग बन पाएगा पाकिस्तानियों का, ज्यादातर पाकिस्तानियों का, कि हमसे भूल हुई थी 1947 में, हमें उसे सुधारना चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी जब हम कहते हैं ना तो हम सारे सबको एक ही रंग में डाल देते हैं। पाकिस्तानी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तानी का मतलब है आर्मी, फौजी, जी जी। जागीरदार, मुल्ला, वो है पाकिस्तानी। बाकी तो कोई पंजाबी है, कोई पश्तून है, कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई जमवाल है, कोई गिलगिती है, कोई बल्ती है। हम लोग तो पाकिस्तानी नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देता हूं कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा तादाद में परसेंटेज वाइज, आबादी के तनासब के हिसाब से, पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से, पंजाब में, सिंध में, केपी और बलूचिस्तान में ज्यादा लोग हैं जो भारत के साथ जाने पर राजी हैं, या अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो वो भारत के साथ एक कन्फेडरेशन टाइप रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार है। जी पंजाब में बेशुमार लोग हैं, एक्सक्यूज मी, बेशुमार लोग हैं इंटेलिजेंसिया में, यानी ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर पे जो लेफ्ट के लोग हैं। उन्होंने काफी शुरू में 50s में, 60s 70s में काम किया है, जिसकी बेस पे कम से कम पाकिस्तान के जो आइडिया था उसको न्यूट्रलाइज किया एक पढ़े लिखे तबके में। लेकिन बाद में पाकिस्तानी बायां बाजू जो था, लेफ्ट, वो भी इंडिया के लेफ्ट के रास्ते पे चल के भटक गया और गलत पॉलिसियां उन्होंने अपनाई। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है लाहौर में, कराची में, कोयटा में, और जगहों पे, जहां लोग जो है वो पाकिस्तान के तस्वर को भी नहीं मानते, जिना को भी नहीं मानते, और वो समझते हैं कि ये बंटवारा गलत हुआ था, और वो सोचते हैं कि हाँ अच्छा है अगर हो जाए इंडिया के साथ। लेकिन उनके अंदर इच्छा जरूर है, लेकिन उन वो उस इच्छा पर विश्वास नहीं है उनको कैसा हो जाएगा। मुझे है, जी 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 जी। मुझे है। और मुझे जब से मैंने ये पॉलिटिकल होश संभाला है उस वक्त से है। और हमारे देखें जी, मैंने 1990 में, मैं आपको बताता हूँ, ठहरे, 1997 में, जब 50 साल हुए थे पार्टीशन के 97 में, तो लंदन के कॉनवे हॉल में मैंने एक जलसा रखा था। उसमें मैंने पाकिस्तान के भी लोगों को बुलाया, लेफ्ट के, और मैंने इंडिया की सीपीआईएम के लोगों को भी बुलाया जो यूके में रहते हैं। काफी बड़ा जी जलसा जी। था। दाल चावल पकाए हमने कहा सस्ता पड़ेगा, दाल चावल सबको खाना भी खिलाएंगे, तो उसमें लिखा था मैंने कि खाना भी मिलेगा। तो काफी लोग आए, खैर मशहूर लोग भी आए। वहां पे मैंने तकरीर की थी 1990 में। उस तकरीर में मैंने कहा था, उसका उन्वान था, कैन पार्टीशन बी अनडन, 1997। ठीक है। तो मैंने वहां तकरीर की और मैंने कहा कि देखें, 14 को और 15 को हम किस चीज का जश्न मनाते हैं, लाखों लोग अपनी जानों से गए, इतने लोग मर गए, वगैरह वगैरह। तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। वहां पे जो इंडिया के लेफ्ट के लोग थे उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने कहा अब ये दो मुल्क बन गए हैं, इनको आपस में जो है वो अच्छे रिलेशंस की तरफ चलना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए दो देशों में। पाकिस्तानी लेफ्ट में ने भी यही बात की। दैट वाज माय लास्ट इंटरएक्शन विद द लेफ्ट, वेदर इट वाज इंडियन और पाकिस्तानी। क्योंकि मैं उसी वक्त समझ गया था उसके बाद कि इन तिलों में तेल नहीं है।
इंडिया का लेफ्ट और पाकिस्तान का लेफ्ट एक ही जैसा हिपोक्रेट है, एक ही जैसा अपॉर्चुनिस्ट है, और एक ही जैसा जो है वो सो कॉल्ड नैरो माइंडेड जो नेशनलिज्म है उसका शिकार है। तो जी मैं जी उसके जी बाद, और इंडिया टुडे उस वक्त मैगजीन निकलता था, आज तो टीवी चैनल बन गया, उस जमाने में तो चैनल नहीं थे। इंडिया टुडे जी ने जी एक पूरे पेज की स्टोरी छापी थी उस जलसे के ऊपर, और ऊपर मेरे बारे में लिखा था टॉकिंग ड्रीम्स। आज मैं कहता हूं कि वो इंडिया टुडे की जो इस रिपोर्टर ने ये लिखा था टॉकिंग ड्रीम्स, वो आज आकर देखे कि हमारी ड्रीम कितनी तेजी से जो है वो फुलफिल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई जुड़ने के लिए। मैं एक्चुअल में अभी जब आप कुछ कह रहे थे तो कुछ नोटिंग कर रहा था, जी जी। और आगे को कोशिश करेंगे आपके साथ आरिफ भाई को भी जोड़ें। आरिफ भाई का नंबर भी मैं आपसे लूंगा, और आगे फिर इस विषय पर तो हम एक जरूर प्रोग्राम करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान में कभी दोस्ती मुमकिन है, और मुमकिन नहीं है तो वो कौन सी वजूहात हैं कि ये संभव ही नहीं है। आप जुड़े, और इतना विस्तार से आपने कई विषयों पर चर्चा की, हमारे दर्शकों के सामने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमजद भाई। थैंक नमस्कार। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।